नमस्कार दोस्तों। सही कंसल्टेंसी से धर्मेंद्र जोशी मैं एक आज नया वीडियो लेके आया हूँ। अभी नॉर्मली मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स और व्हाट्सअप के फ्रेंड्स जानते होंगे कि मैं अपना एक मैसेज रखता हूँ मेरे स्टेटस पे। तो आज एक मैसेज रखने वाला था, उसमें वो मैसेज था जो मैं आपको यहाँ ऊपर दिखा रहा हूँ। ये मैसेज मेरे स्टेट में मैंने आज डाला हुआ है, स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में और फेसबुक स्टोरी में डाला हुआ है। तो इस संदर्भ में मुझे वीडियो बनाने का है कि यंग जो जनरेशन है उन्हें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज मैं उनके फैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों इस तरह से यंग जनरेशन को क्यों लेना चाहिए, क्या बेनिफिट है यंग जनरेशन को लाइफ इंश्योरेंस लेना। वैसे भी यंग जनरेशन लाइफ इंश्योरेंस 25-35 साल पैसा भरने को वो नहीं समझ रही है। मेरे कितने यंग जो है उनसे बात की मैंने, वो बोलते हैं अंकल यार इतना बड़ा टाइम पीरियड मैं नहीं ले सकता, मुझे कोई शॉर्ट टर्म का लाइफ इंश्योरेंस हो तो बताइए। तो क्यों लॉन्ग टाइम में जाना चाहिए उस बारे में बताऊंगा, क्यों लाइफ इंश्योरेंस अभी यंगस्टर को लेना चाहिए उस बारे में बताऊंगा। देखिए मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, ज्यादा तक मेरा जोर फाइनेंशियल रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें कुछ इमोशनल भी है, इमोशन भी है, फाइनेंस भी है, दोनों मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा। कितने वर्ड्स मेरे ऐसे होंगे वो जो वर्ड आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन वो वर्ड इस्तेमाल करके मैं आपको घबराना नहीं चाहता हूं, लेकिन चेताना चाहता हूं। जैसे हमारे गुजराती में कहेवत है कि पानी आवता पहला पार बांधवी જોઈએ, यानी कोई पानी आने वाला है उससे पहले एक बॉर्डर बना दीजिए ताकि वो पानी हमारे घर में अंदर न घुसे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी है। जो ज्यादा टाइम ना ले तो ये वीडियो मेन टॉपिक पे मैं आता हूं कि यंगस्टर को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, पहले लेना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू की। दोस्तों जो यंग है, जो अभी की नई जनरेशन है, उनको तो मालूम ही होगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है। कि जो व्यक्ति कमाता है, जो अर्न करता है, जो सैलरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो वो अर्न करता है। जैसे हम नॉर्मली शुरुआत करते हैं 25 या 26 साल से हम कमाने की शुरुआत करते हैं और 60 साल तक कमाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है उसमें आप कितना अर्न करोगे, तो वो अर्न जो होता है वो उसकी आपकी ह्यूमन वैल्यू होती कि उतना आप कमा लेते हो। बराबर है। कोई बिजनेसमैन होगा तो उसकी ह्यूमन वैल्यू ज्यादा होगी, कोई क्लर्क होगा, सैलरी पर्सन होगा, जिसकी सैलरी कम है तो उसकी ह्यूमन वैल्यू कम होगी, जिसकी सैलरी ज्यादा है उसकी ह्यूमन वैल्यू ज्यादा होगी। अभी नया एक गाइडलाइंस मेरे पढ़ने में आई है कि जो महिला है, हाउसवाइफ है, और जो महिला है जो घर काम करती है, तो उनकी भी एक लाइफ ह्यूमन वैल्यू होती है। जो हम नॉर्मल देखते हैं कि जो कमाती है हाउसवाइफ नहीं होती, कितनी बार वर्किंग वुमन होती है जो कई सर्विस करती है, बिजनेस करती है, तो वो अर्न करती है, वो तो उनकी इनकम होती है। लेकिन जो घर में काम करती है उसकी भी एक वैल्यू कोर्ट ने निकाली हुई अभी, ये किया हुआ है कि ये वुमन का भी एक ह्यूमन वैल्यू होती है, काम की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो ये कि हम जो है तो हमारी एक वैल्यू होती है। जैसे हम टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, कार लेते हैं, घर लेते हैं, तो उसकी एक वैल्यू होती है। तो वो जो वैल्यू होती है, तो हम क्या करते हैं, अगर समझो टीवी लिया 25,000 का टीवी लिया, तो वो कितने साल चला, चलो 5 साल चला, तो हम वैल्यू निकालते भाई 5 साल 25 साल के 5,000 एक साल के, उस हिसाब से पैसे वसूल हुए। 10 साल चला, बढ़िया जाए, तो जितना ज्यादा चलेगा उतनी हमारी कंजम्पशन कॉस्ट जो है, हमने जो लगाई हुए पैसे है वो ज्यादा वसूल हो गए। इस तरह से हमारी नॉर्मली ये थिंकिंग होती है बिजनेसमैन की, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाए तो उस हिसाब से हमारी वैल्यू हम कहते हैं कि ये इतना ज्यादा चला है तो भाई इतने साल चला है, तो जो प्राइस होती है उसमें माइनस उतना साल, चलो वो बहुत चीज अच्छी चली, वो अच्छी मेरे को काम में आई। तो ये तो हमारे ह्यूमन वैल्यू, वुमन की भी, हमारी जो ये बॉडी है उसकी भी एक वैल्यू होती है।
तो वो वैल्यू सिर्फ यंग जो कमाते हैं उनकी नहीं है, अभी तो वर्किंग वुमन की भी हो गई है। तो लेकिन जो यंग है, जो 25 साल के नीचे बच्चे हैं, तो क्या उनकी वैल्यू नहीं होती है? तो उनकी भी एक वैल्यू होती है। थोड़ा फैक्ट है, जानिए कि ये वैल्यू कैसी होती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनके पीछे खर्चा करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम पूरी तरह से निभाते हैं। लेकिन एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से देखा जाए कि हमारा उसमें एक हम बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। नॉर्मल क्या होता है, ये परंपरा, सामाजिक परंपरा बरसों चली आ रही है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, समझदार बनाती है, बरसों से चला आता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बरसों से चली आ रही पद्धति है। तो इसमें जो बच्चे को हम पढ़ाते लिखाते हैं उसमें हमारा क्या जाता है, अभी हमारा उसमें पैसा जाता है। उनको स्कूल की फीस, क्लास की फीस, अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी समझो कॉलेज में आ गया है तो बारगांव कॉलेज में भेजते हैं, तो उसको वहाँ रहने की, हॉस्टल में रहता है, उसका जो खर्चा होता है, तो उसके पीछे हम, जब तक वो 25 साल का कमाने लायक नहीं होता है, उसके पीछे हमारा खर्चा लग जाता है। अभी थोड़ा ये मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं, या किसी के साथ ऐसा हो ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं। लेकिन ऐसा एक होता है कि हमारा अब तक का जो खर्चा हुआ है वो हमने अपने बच्चे के पीछे लगा दिया है। अब समझो कुछ ऐसी बात हो गई कि बच्चे को कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो, अनसर्टेन इवेंट ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से बच्चा नहीं है, तो क्या हो गया, एक हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया कि हमने 25 साल तक उसके पीछे इतना खर्चा किया। तो जो यंग जनरेशन है, जो 25-26 साल के जो आ रहे हैं, अभी जो कमा रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले तो उन्हें इसलिए लेना चाहिए कि उनके माँ बाप ने उनकी एक वैल्यू क्रिएट की, उनके पीछे एक वैल्यू डाला हुआ है, तो वो वैल्यू के हिसाब से उनका एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर अनसर्टेन इवेंट में उनका कुछ होता है तो वो अमाउंट बुढ़ापे में माँ बाप को काम लगती है। माँ बाप अपना पूरा जीवन बच्चों के पीछे, उनके पढ़ाई के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए उनका पैसा खर्च कर देते हैं। कितनी बार तो मैंने ये भी देखा है कि कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते, वो सोचते कि हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो कमाने लगेगा तो वही हमारा ख्याल रखेगा। तो बराबर नॉर्मल हमारे परंपरा से ऐसा ही होता है। हर बच्चों को इस तरह से ही उनको ये भावना समझनी चाहिए अपने माँ बाप की, और उनकी देखभाल करनी चाहिए, बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहिए। लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको ये लाल बत्ती के सामने चेता हूं। जो यंगस्टर है वो ये सोचे कि अब तक आपकी जो पढ़ाई हुई इसके लिए अपने माँ बाप ने कितना सेक्रीफाइस, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है आपके लिए। अगर आप कमाने लगे हो, अच्छे जॉब पे हो, गुड, आपके लिए, आप उसके लिए मैं आपको सही तरीके से शुभकामनाएं देता हूं। बराबर है, आप कमाने लगे हो, अच्छी जॉब है आपकी, आप बिजनेस कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, अच्छी बात है, उसके लिए ही आपके माँ बाप ने आपके लिए काम किया था। बराबर है। अब उनका क्या होता है कि मैंने बताया कि आप जब तैयार हो जाते हो सर्विस के लिए, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस उसी वजह से लेना चाहिए कि आज तक आपके माँ बाप ने आपके लिए, आपके पीछे इतना सारा खर्चा किया हुआ है। तो अगर आपको इनसर्टन कुछ हो जाता है तो उनका जो आधार है वो आप है। अगर आप नहीं रहोगे तो फाइनेंशियली वो डगमगा जाएंगे, उनकी बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू बचपन से, जैसे ही आप दुनिया में आते हो, आपकी एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू तैयार हो जाती है, तो उतना आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब ये बात हुई एक इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस की। अब आपको फायदे की बात करता हूं कि आपको फायदा कैसा है। अगर आप यंग है, 25-30 साल या 25 से 35 साल के बीच में है और आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको फायदा क्या है। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस में जानिए दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो एज बेस्ड पे होता है। अब उसका जो प्रीमियम होता है वो एज बेस्ड पे होता है। तो कैसा होता है कि जितनी एज कम उतना प्रीमियम कम। समझो कि आप 15 लाख की, 20 लाख की पॉलिसी लेते हैं, उसका प्रीमियम निकालिए। आपके पास, आप कोई मोबाइल ऐप ले लीजिए अपने मोबाइल में और उसमें से आप निकालिए कि अगर मेरी 8 साल की एज है और 25 लाख का मेरा इंश्योरेंस लेना है तो मुझे कितना प्रीमियम आएगा।
मेरी 15 साल की एज है तो मुझे कितना आएगा, 20 साल की है, 25 साल की है, 30 साल की है, 35 साल की है, तो मेरा प्रीमियम कितना आएगा। ये निकालिए मैं 50 साल का हूं, 55 साल का हूं, तो कितना आएगा। तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रीमियम का डिफरेंस कितना है। बराबर है दोस्तों। यानी आप अगर 25 साल की है और 25 साल की आप पॉलिसी लेती है 25 लाख की, तो उसका जो प्रीमियम है, और उसके बाद आप 35 साल के हो जाते हैं और 25 साल की उतने ही 25 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसका प्रीमियम वो कंपेयर कीजिए, वो प्रीमियम बढ़ जाएगा। जैसी जैसी आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रीमियम का स्लैब बढ़ता जाता है। तो ये कब लेने की बात कर रहा हूं, अगर आपने बीमा पॉलिसी ले ली है 25वें साल पे, आपने प्रीमियम पे ये पॉलिसी ले ली है, तो वो प्रीमियम आपका स्टेबल रहेगा 25 साल तक। ये बात सोचिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं हर साल, जो मेडिक्लेम में जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे प्रीमियम रिवाइज होता है, तो बढ़ा हुआ प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप 25 की एज में एंटर हुए और आपका जो प्रीमियम तय हो गया है, तो उस हिसाब से ही आपका प्रीमियम पूरे 25 साल तक चलेगा। तो ये क्या हो गया, आपको एक फायदा हो गया। इस तरह से फायदा हो गया। आप देखिए, आप 25 साल में 25 लाख की पॉलिसी लेते हैं और 35 साल में 25 लाख की पॉलिसी देती है, तो जो प्रीमियम आपको 25 साल के जो भरना है, समझो कि वो प्रीमियम आपका भरने को आया, तो वो कैसा आएगा कि वो आएगा समझो कि 22 के 23 लाख रुपए, अगर आप 25 साल के हैं। और आप 35 साल के हो और अगर प्रीमियम भरने का आएगा, तो आपका प्रीमियम बढ़ के हो जाएगा 25 से 26 लाख। जितना 25 लाख का इंश्योरेंस है, नॉर्मली उतना ही प्रीमियम होता है, तो 25 लाख का आपका प्रीमियम हो जाता है। बराबर है दोस्तों। तो ये क्या होता है कि आपका एक्सपेंसिव बढ़ गया। अब 25 साल के बाद जो मैच्योरिटी है, वो अगर 25 साल का व्यक्ति लेता है या 35 साल का व्यक्ति लेता है, 25 साल की टर्म है। टर्म कितनी है, 25 साल। इंश्योरेंस कितना है, 25 लाख का। तो दोनों को मैच्योरिटी जो आएगी वो तो सेम ही आएगी, क्योंकि अमाउंट और पीरियड दोनों की एक जैसी है। 25 लाख का इंश्योरेंस है और 25 साल की टर्म है, तो ये दोनों तो सेम ही है। लेकिन जो लेने वाला है उसकी एज में 10 साल का डिफरेंस है, तो ये 10 साल का डिफरेंस है, उसके लिए आपका एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाएगा। जो 25 साल का है उसका एक्सपेंसिस इतना रहेगा और जो 35 साल का है उसका एक्सपेंसिस इतना रहेगा, और मिलने वाला तो इतना ही है। ये तो तय है कि मिलना तो इतना ही है, बराबर है। लेकिन आप सोचो कि अगर आपका खर्चा ये है और आपका मिलना ये है, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि आप कम पैसे में ज्यादा मुनाफा ले रहे हो। और जो 35 साल का है उसका खर्चा इतना है और मिलना इतना है, तो ये जो गैप है वो थोड़ी कम हो गई, यानी आपका खर्चा ज्यादा हो गया और आपका मिलना कम हो गया। तो यंग जनरेशन में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, तो मैंने बताया दूसरा फायदा है आपके लिए कि क्या होता है, आपका प्रीमियम जो है वो कम करता है मुनाफे के हिसाब से। देखो, कोई अगर आप कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी है, लेकिन आपको एक सामान्य ज्ञान तो होता है कि आप जितना पैसा लगाते हो उसके सामने आपको कितना मिलता है। अगर आप डॉक्टर है, आपने दवाखाना खोल के बैठे, आप हॉस्पिटल खोल के बैठे हो, तो आप लगाओ कि मेरा एक्सपेंसिस कितना है, उसके सामने मेरे को कितनी आय होगी, कितनी इनकम होगी। तो ये तो कोई भी सोचेगा, नफा नुकसान के कॉमर्स के लाइन का व्यक्ति सोचेगा, ऐसा नहीं है। ये तो कोई भी सोच सकता है कि हमें नफा या नुकसान कितना होगा। तो ये नफे नुकसान की बात हुई। दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों कि क्यों 25 साल या 35 साल की टर्म लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें लाइफ इंश्योरेंस जो नॉर्मली, मैं अभी LIC की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं LIC का एजेंट हूं और मुझे LIC की कंपनी और उसकी स्कीम, उसके प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी है, तो उस बेस पर मैं बता रहा हूं। दूसरे जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है उसके बारे में मेरी उतनी जानकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी जानकारी नहीं है तो वो नहीं दे सकते, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन मेरे को उन बारे में जानकारी नहीं है। मैं LIC के बारे में मेरी जानकारी है, उसका मैं एजेंट हूं, तो उस बारे में मैं बात करता हूं। तो LIC में आपको 2 बोनस दिए जाते हैं, एक रेगुलर बोनस और दूसरा है FAB, फाइनल एडिशन बोनस। अब दोस्तों, ये जो फाइनल एडिशन बोनस है वो आपको वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है, और जो रेगुलर बोनस है वो सेविंग का रिटर्न है। अब जानिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट में क्या होता है
कि सेविंग ऐसा है कि जो आप रिकरिंग करते हैं, समझो कि आपने कोई बैंक रिकरिंग की 5,000 की या सीप की, बराबर, तो उसके सामने रिटर्न कितना है, सेविंग के सामने रिटर्न कितना है। और इन्वेस्टमेंट कैसा होता है जिसमें आप लगाते हो पैसा और फिर समझो कि आपने कोई रियल इस्टेट में पैसा लगाया कि भाई आज ये जगह या ये बंगलो या ये फ्लैट लेके रखूंगा, भविष्य में इसका दाम बढ़ेगा तो मुझे मुनाफा होगा। सोना लेके रखते हैं कि आज मैं सोना लेके रखता हूं, 10-15 साल बाद में वो सोना, तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए गए आप। कुछ कितना शेयर लेके रखा है, इस कंपनी का मैं शेयर लेके रखता हूं, फिर इतना बार बढ़ेगा तो उतना मेरे को मुनाफा होगा, ये इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट में कैसा होता है कि लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल के बाद आपको मुनाफा होता है। ऐसे ही LIC का FABA इन्वेस्टमेंट है जो लंबे समय के बाद आपको मुनाफा देता है। और ये जो FAB स्टार्ट होता है वो 16 साल के ऊपर की पॉलिसी होती है, उसमें स्टार्ट होता है। और वही एक मलाई है, वो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट हमेशा मलाई होती है। सेविंग क्या होती है, अपना रेगुलर इंटरेस्ट आपको अर्न करके देती है। तो रेगुलर इंटरेस्ट जो है, हर साल जो बोनस जो है वो LIC डिक्लेयर करती है और आपके इंश्योरेंस, आपके स्लैब के हिसाब से आपके इसमें जमा हो जाता है, बराबर है दोस्तों। लेकिन FAB उसका नाम ही है फाइनल एडिशन बोनस। फाइनल में जो फाइनल आपका जो टर्म है, जो टर्म आपने लिया है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 35, जो भी टर्म लिया है, वो टर्म पूरी होने के बाद उसके हिसाब से आपको रिटर्न देती है LIC। तो वो जो रिटर्न का स्लैब है, तो उसका एक फॉर्मेट मैं यहाँ पे आपको देता हूं कि FAB का फॉर्मेट क्या है। तो आपको पता चलेगा कि जितना ज्यादा समय होता है उतना वो FAB का जो स्लैब है वो ज्यादा होता है, तो उतना वो आपको ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये एक फायदा ऐसा है कि उसमें आप ज्यादा कमा सकते हो अगर टर्म ज्यादा लिए तो। और दूसरा है LIC का क्या होता है कि आपकी एज के हिसाब से मैक्सिमम एज का भी एक क्लू होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं 25 साल का हूं और 35 साल के लिए मुझे पॉलिसी लेनी है तो मुझे पॉलिसी मिलेगी। तो 25 और 35 बराबर है, तो 35 और 5 60 साल के तक मेरा ये चलेगा। तो जो पॉलिसी देने की होती है उसमें ऐसा होता है कि एंटर एज और एग्जिट एज। तो जब आप एंटर करते तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए और जब एग्जिट करते हैं तो आपकी एज होनी, ये दोनों कंसीडर करता है LIC पॉलिसी में। तो कितनी बार क्या होता है कि अगर आप मेरे ये वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे चलो मैं 45 साल का हूं, 50 साल का हूं, चलो अभी 35 साल के लिए ले लूं। तो 50 साल के और 35 साल के लिए आप इंश्योर, में आपने बताया इतना प्रॉफिट है, ये है वो है, तो आप सोचेंगे चलो मैं ले लेता हूं। लेकिन आपको वो उतने टर्म के लिए पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक क्लूज क्या होता है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा 70 या 72 या 75 एज तक ही आप पॉलिसी ले सकते हो। तो कितनी बार वो आपकी एज जाने के बाद आप वो FAB का जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न, इन्वेस्टमेंट में हमेशा हाई रिटर्न आता है, ये तो आप मानते हो। इसके लिए इतनी सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट के पीछे पड़ी है। इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? हाई रिटर्न के लिए। लेकिन इसमें एक ऐसा हाई रिटर्न है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर FAB जो आपको मैंने जो चार्ट ऊपर में दिखा रहा हूं उसमें जो FAB का जो चार्ट है, आगे जो मैंने FAB का आपको चार्ट दिखाया उसका जो है कि भाई 16 साल होंगे तो कितना FAB मिलेगा, 20 साल में कितना मिलेगा, 25 साल में कितना मिलेगा, 35 साल में, तो वो तो आपको मिलने वाला है। उसमें उसका जो दिया हुआ है चार्ट उस हिसाब से तो आपको मिलने वाला है, यानी इसमें कोई रिस्क नहीं है, बराबर है। कितनी बार आप शेयर में डालते हो, गोल्ड में डालते हो, रियल एस्टेट में डालते हो, तो इसमें जोखम होता है कि भाई मैच्योरिटी जो आप बेचने जा रहे हो उस वक्त कैसा मार्केट है और कितना देगा वो आपको मालूम नहीं है। लेकिन ये जो गणतरी है आपकी कि आप 35 साल की या 25 साल की या 30 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हो तो इसका FAB कितना निकलेगा, तो आप निकाल सकते हो कि आपने जितना 25 लाख का ऐसे लिया है और 25 साल की टर्म ली है तो मेरा FAB कितना होगा, आप निकाल सकते हो, बराबर है। जैसे बोनस तो हर साल डिक्लेयर होता है, बराबर है, तो वो तो इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन होता रहेगा, लेकिन FAB आप इस तरह से निकाल सकते हो। यानी ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये कैसा है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी बॉन्ड है, LIC की जो पॉलिसी बॉन्ड है वो एक एसेट है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, LIC की जो पॉलिसी है वो आपके लिए एक एसेट है, और एक ऐसी एसेट है
कि आपका अगर आपको कोई मकान लेना है 25 लाख का, अगर आपको मकान लेना है तो आपके पास 25 लाख चाहिए। आपको गोल्ड 25 लाख का लेना है तो आपके पास 25 लाख का गोल्ड चाहिए। आप कहेंगे कि मेरे को 25 लाख का मकान लेना है, मैं लोन पे ले लूंगा, लेकिन भाई साहब आप लोन पे लेते हो तो उसकी जो मालिकी होती है वो आपको अभी नहीं मिलने वाली। वो तो जिसके पास से आप लोन लोगे, बैंक या जिस संस्था के पास लोगे, मालिकी उसके पास रहेगी। आपका पूरा हफ्ता हो जाएगा, उसके बाद वो आपको मालिकी देंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस आप जो 25 लाख की पॉलिसी लेते हो तो उसकी मालिकी आपकी खुद की होती है। भले आप इंस्टॉलमेंट में, देखिए ये LIC पॉलिसी जो है वो आप महीने की किस्त में, 3 महीने की किस्त में, 6 महीने की किस्त में या साल की किस्त में देते हो। समझो कि आपने साल की किस्त दी और 25 लाख की पॉलिसी, तो ये एक किस्त में आप 25 लाख की, समझो कि अभी 25 लाख के लिए आपको महीने की किस्त समझो कि 4,000 5,000 है, तो ये 4,000 5,000 की एक किस्त चुका के, एक पहले महीने की एक किस्त चुका के आप कितने का एसेट क्रिएट करते हो? 25 लाख का एसेट क्रिएट करते हो। एक छोटी अमाउंट से एक बड़ा एसेट क्रिएट करते हो और ये 25 लाख आपकी एसेट हो जाती। अगर दूसरे महीने में आपको कुछ हो गया तो परिवार को 25 लाख रुपया मिलता है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 5 लाख, और आपकी एसेट कितनी हुई? 25 लाख की। अब इसके सामने आप हाउसिंग लोन में जाइए। आपने 25 लाख का हाउस लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसका 5,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया, आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? वो 25 लाख जो एसेट आपने लिए, मकान लिया हुआ है, क्या आपको परिवार को मिल जाएगा? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक को वो 25 लाख लोन जो आपको संशोधित किया है वो उनको चाहिए, वो पूरा करेंगे तो आपकी मिल्कत होगी। इसके लिए मैं बोला पॉलिसी, LIC पॉलिसी बॉन्ड एक आपकी एसेट है, एक आपकी मिल्कत है, दोनों बराबर है दोस्तों। और दूसरा क्या होता है, ये मिल्कत, जैसे आप घर लेते हो तो कितनी बार घर आपका हो, अपने नाम पे हो जाए, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है आप मोर्गेज लग के उसके सामने लोन लेते हो, तो कोई आपके सामने उसके सामने मोर्गेज सामने, वैसे ही LIC बॉन्ड भी आप किस्त के साथ लेके उसके सामने आप लोन ले सकते हैं। दूसरा, आप हाउसिंग लोन लेने जाओ, जैसे जैसे आप 25-26 साल के हुए, जैसे आप यंग जनरेटर हो, नॉर्मली अभी ऐसा हो गया है कि यंग जनरेटर सर्विस में ज्वाइन करते हैं, बिजनेस करता है, भाई वो उसका पहला टारगेट क्या होगा? शादी। शादी कर लेने के बाद नया घर लेने का है, बराबर है दोस्तों। तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, शादी हो गई, बच्चे हो गए तो उनकी जिम्मेदारी, आपने हाउसिंग लोन ले लिया है, कार ले ली है, उसके जो हफ्ते है, तो वो आपका एक आपकी एक जिम्मेदारी, फाइनेंशियल जिम्मेदारी आपकी बढ़ती जा रही है। तो अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस आपने पहले ले लिया है तो मैंने बताया कि वो जिम्मेदारी को आप रिस्क, आपका जो रिस्क फैक्टर है, फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर, वो बहुत कम हो जाएगा अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। इसके लिए दोस्तों यंग जनरेशन को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे ही आपकी नौकरी की शुरुआत होती है, मैं तो ऐसा कहता हूं कि अगर आपका बच्चा छोटा है तभी से, अगर आपके माँ बाप उतने कैपेबल है, उनकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, और फिर भी अगर उसका पैसा बचता है तो अभी से ही आपके बच्चे के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया, एक तो कम उम्र में प्रीमियम कम लगेगा, लंबे टर्म के लिए आप जाएंगे तो FA आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये दोनों बेनिफिट आपको अपने बच्चे के लिए आप शुरुआत कर सकते हो। आप अपने बच्चे के लिए एक एसेट क्रिएट कर सकते हो। अगर 10 साल का बच्चा है, उसको 35 साल की टर्म में आपने इंश्योरेंस दिला दिया तो उसको मैक्सिमम FA मिलेगा, मोस्ट हाई FA मिलेगा। जो आप चार्ट में देखिए कि 35 साल पे कितना हाई FA है, तो आप उसकी गणतरी कीजिए कि कितना हाई FA मिलेगा। और जब 10 साल का बच्चा है, समझो 25 साल का होगा, तब तक तो उसके 15 साल निकल गए होंगे, 15 साल तक आप उसके पैसे बेयर करें। फिर वो अगर एंटर होता है, फिर वो खुद कमाने लगा तो वो पॉलिसी के पैसे वो भरेगा, तो उसको क्या होगा, उस बाकी के 10 साल ही पैसे भरने हैं, और जो पैसे का एक बड़ी अमाउंट उसके पास आ जाएगी। अब जब वो बड़ी अमाउंट उसके पास आ जाएगी तो क्या होगा, उसको क्या होगा, वो फायदा होगा। अगर वो भी एंटर, अभी वो 25 साल के बाद 35 साल के हिसाब से वो पॉलिसी लेने जाएगा, तो सबसे पहले तो क्या होगा, उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि 10 साल का है तब उसका प्रीमियम कम था, अभी 25 साल का है तो प्रीमियम ज्यादा लगेगा। प्लीज उसके बाद 35 साल, यानी जब वो 60 साल का होगा तब उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। यानी अगर आप जल्दी से उसकी शुरुआत करके देते हैं, भले आप 25 लाख से नहीं तो 5 लाख से, 10 लाख से, ऐसी उसकी शुरुआत कर दीजिए।
ये उनके लिए एक बेनिफिट रहेगा और आपके लिए एक स्मार्टली इन्वेस्टमेंट रहेगा। इस तरह से आज मेरे सुबह सुबह ये विचार आया तो मैंने ये वीडियो बना लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगा, उसके लिए आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।